गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दोबारा से आपका स्वागत है द पावर ऑफ फोकस के ऑडियो संस्करण में। आज आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ लेसन नंबर 10। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले आपने अगर पीछे का 9 अध्याय नहीं सुना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, वो सभी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ध्यान की रणनीति, उद्देश्य के साथ जीना और काम करना। मैं अपने जीवन के अंत में जब ईश्वर के सामने खड़ी रहूंगी तब उम्मीद करूंगी कि एक भी प्रतिभा मुझसे बची ना हो और मैं कह सकूंगी आपने मुझे जो दिया मैंने उसमें हर एक का इस्तेमाल कर लिया। इसे कहा एरमा बॉम्बेक ने। हर एक दशक में हमारे सामने युवा वयस्कों की एक आबादी होती है जिनमें से अधिकांश किसी कैरियर या नौकरी की तलाश करते हैं या कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी में आगे की ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़ते हैं। वयस्कों की दुनिया में इन नौ प्रशिक्षुओं की हमसे किस प्रकार की उम्मीदें और सपने हैं, पीछे पलट कर देखें तो विभिन्न प्रकार की आबादियों को दिलचस्प नाम दिए गए हैं। 1900 ईस्वी से लेकर 1924 के बीच में जिनका जन्म हुआ उसका नामांकन किया गया है जीआई जनरेशन। 1925 से 1945 के बीच वाले को साइलेंट जनरेशन, 1946 से 1964 के बीच वाले को बेबी बूमर्स, 1965 से 1979 वाले को जनरेशन एक्स, 1980 से 2000 के बीच वाले को मिलेनियल्स या जनरेशन वाई। 2001 के बाद जिनका भी जन्म हुआ उनको कहा गया है न्यू साइलेंट जनरेशन या जनरेशन जेड। आज आपके पास कौन सा लेवल है? क्योंकि आजकल जनरेशन वाई पर सबकी नजरें टिकी हैं, इसलिए युवा उम्मीदों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। रिसर्च से पता चला है कि जनरेशन वाई के पेशेवर तकनीक में बदलाव के साथ तालमेल आसानी से बिठा लेते हैं और जब किसी विषय के साथ वे मन से जुड़े रहते हैं तो अधिक उत्पादकता के साथ काम करते हैं। वे हमें तेजी से प्रगति करते माहौल में ध्यान को बनाए रखने तथा प्रभावशाली ढंग से काम करने को लेकर क्या सिखा सकते हैं। 26 साल के एरोन ट्रेनाउथ एक प्रतिभाशाली युवा हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लेथब्रिज से ग्रेजुएशन किया है, जिस संस्थान से बड़े बड़े कारोबारी निकले हैं। छोटे छोटे क्लास और उद्यमी सोच वाले प्रोफेसर इस सफल फार्मूले का निर्माण करते हैं। जनरेशन वाई के युवा वयस्क के रूप में भविष्य को लेकर एरोन की सोच क्या है, ये उनके ही शब्दों में जानते हैं। जहां तक कैरियर की बात है तो आजकल कोई गारंटी नहीं। यदि आप किसी बड़ी कंपनी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप नीचे से शुरुआत करते हैं और अपना खर्च चलाते हैं। कुछ साल पहले तक जब अर्थव्यवस्था उछाल पर थी तब विश्वविद्यालय के स्नातकों की सोच अलग थी। उन्हें लगता था कि वे प्रबंधन में शुरुआत करने का हक रखते हैं, जहां ऑफिस के कोने पर उनकी जगह होगी और वार्षिक वेतन $80,000 की रेंज में मिलेगा। वे दिन अब ना रहे। मैंने ऐसी कंपनी की तलाश की जो विकासोन्मुखी हो, तुरंत प्रमोशन के बेहतरीन अवसर हो और जो बेहतरीन प्रशिक्षण देती हो। पैसे मेरा होना ही चाहिए सूची के सबसे ऊपर नहीं है। मेरे कई दोस्तों का भी ऐसा ही ख्याल है। मेरे लिए सबसे जरूरी चीज है कि मैं खुश रहूं, जिसका मतलब है एक खुशनुमा काम का माहौल। मैंने जब अपने काम के लिए संभावित कंपनियों को देखा तो उनकी ख्याति महत्व रखती थी। क्या वे वास्तव में अपने ग्राहकों और कर्मचारियों को मूल्य प्रदान कर रहे हैं? क्या उनका कारोबारी उद्देश्य सही है? क्या वहां काम करने वाले लोग खुश हैं? मेरे लिए खुशी होने का अर्थ है सुबह सोकर उठना और काम पर जाने से पहले कोई भय ना होना, और जब शाम को मैं घर लौटूं तो तनाव ना रहे। मेरे भीतर इतनी ऊर्जा बची हो कि मैं अपने शाम का आनंद ले सकूं और दूसरी चीजें कर सकूं। मुझे चुनौती लेना भी अच्छा लगता है। कई लोग नौकरी में कुछ साल बिताने के बाद स्थिरता चाहते हैं। पहले वे आरामदेह स्थिति में आते हैं और फिर बेफिक्र हो जाते हैं। मैं इस तरह के रूटीन में नहीं फंसना चाहता। हजारों युवाओं की तरह ही एरोन ऐसा भविष्य चाहते हैं जहां उम्मीद और अवसर हो तथा जो सेवा दे रहे हैं उसके प्रति गर्व की भावना हो। ऐसा सोचना उचित भी है। तो उन्हें मिला क्या? एरोन ने एंटरप्राइज रेंट ए कार के लिए काम करना पसंद किया, जो अमेरिका में किराए पर कार देने वाली नंबर 1 कंपनी है, जिसका कारोबार 6000 से अधिक स्थानों तक फैला है, जिनमें कनाडा, ब्रिटेन, आयरलैंड और जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय परिचालन भी शामिल हैं। इस 9 अरब के पावर हाउस ने अपना व्यवसाय और अपनी प्रतिष्ठा बस एक सरल उद्देश्य को लेकर खड़ा किया है: ग्राहकों की पूरी संतुष्टि।
चलिए देखते हैं वे एरोन की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। वे उपक्रम के जिन 4 शीर्ष क्षेत्रों में मूल्य निर्माण करते हैं वे हैं: पहला, पूरी तरह से संतुष्ट ग्राहक; दूसरा, कर्मचारी का विकास और सशक्तिकरण; तीसरा, तरक्की; चौथा, मुनाफा। आप भी अपने व्यवसाय के लिए कुछ उपयोगी उपाय कर सकें, इसके लिए मूल्य सृजन करने वाले इन चारों को यहाँ विस्तार से बताया जा रहा है। पहला, सबसे पहले अपने कर्मचारियों और ग्राहकों का जहां तक संभव हो ख्याल रखें, मुनाफा अपने आप होगा। दूसरा, ग्राहकों को संतुष्ट करने का प्रयास भर नहीं करें, उनसे ऐसा व्यवहार करें कि वे पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं। तीसरा, तड़क भड़क भरी अंदरूनी सजावट की बजाय व्यवसाय की अपनी जगह को, ग्राहकों की सुविधा को अपने दिमाग में सबसे ऊपर रखते हुए व्यवस्थित करें। नंबर 4, बुनियादी औपचारिकताएं मत भूलिए, जैसे हाथ मिलाना और उनका नाम लेकर नमस्कार करना, जिससे पहली बार आपकी गाड़ी किराए पर लेने वाले खरीदार या ग्राहक जीवन भर के लिए आपके ग्राहक बन जाए। पॉइंट नंबर 5, याद रखें कि बार बार का लेन देन अहम होता है, क्योंकि मौजूदा ग्राहकों के मुकाबले नए ग्राहक बनाने में 5 से 6 गुना अधिक खर्च आता है। पॉइंट नंबर 6, अपने ग्राहकों को सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मानिए जो आपके दरवाजे पर आता है। पॉइंट नंबर 7, ग्राहक सेवा के प्रति पूर्ण समर्पण संगठन के सर्वोच्च स्तर पर शुरू होना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, अपनी ईमानदारी से कभी समझौता मत कीजिए। पॉइंट नंबर 9, ग्राहकों से धोखा करने वाले तौर तरीके से बचिए, भले ही आपके उद्योग में वो आम बात हो। गलत काम करने से भले ही थोड़े समय का फायदा हो जाए, लेकिन इससे लोग आपके साथ दोबारा लेन देन नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 10, ऐसी छोटी छोटी सेवाएं जिन पर आपका मामूली खर्च आता है या बिल्कुल भी नहीं आता, उनके पैसे वसूलने से बचें, खास तौर पर उन ग्राहकों से जो आपके साथ नियमित लेन देन करते हैं। पॉइंट नंबर 11, ऐसे अवसरों को ढूंढिए जो आगे चलकर आपको बड़ी लाभ दिलाए। पॉइंट नंबर 12, पहली बार में अच्छी छवि बनाने के लिए अधिक से अधिक प्रयास कीजिए। पॉइंट नंबर 13, अपने व्यवसाय में समान सोच वाले उद्यमी लोगों को इकट्ठा कीजिए और सुनिए कि उन्हें क्या कहना है। पॉइंट नंबर 14, संकट के समय काम करने और डटकर खड़े रहने के लिए तैयार रहें, भले ही जो सही हो उसके लिए कुछ समय तक घाटा उठाने की नौबत क्यों ना आए। इंटरप्राइज में टीम वर्क पर बहुत अधिक जोर रहता है। उनका मिशन एक मजेदार और काम के अनुकूल जगह बनाने का रहता है, जहां टीम वर्क हावी रहता है। वे ऐसे युवा तथा स्मार्ट लोगों को नौकरी देकर उन्हें अच्छी तरह प्रशिक्षित कर तथा उन लोगों को बढ़ावा देकर करते हैं जो ग्राहकों की पूरी संतुष्टि के मामले में आगे रहते हैं। इन्हें बाहर की किसी निष्पक्ष एजेंसी की ओर से मापा जाता है। एरोन ने 14 महीनों एक ट्रेनिंग मैनेजर के तौर पर शुरुआत की थी। आज वो एक स्टेशन मैनेजर है जो दफ्तरों की देखरेख करता है। 15 लोगों की एक टीम है तथा 270 गाड़ियों का समूह है जिनकी कीमत $70 लाख है। क्या गजब की शुरुआत है। एरोन नए नए समाधानों को ढूंढने की चुनौती का आनंद लेते हैं, जिनसे उनके ग्राहकों की पूरी संतुष्टि को सुनिश्चित किया जा सके, जैसा कि हर उस कारोबार में होता है जहां हजारों ग्राहक होते हैं। कभी कभी शुरुआती उम्मीद पूरी नहीं हो पाती, हालांकि किसी नाखुश ग्राहक के जाने से पहले आनंद इसमें है कि उस स्थिति को बदला जाए और उनकी उम्मीद से बढ़कर काम किया जाए, और यह कारगर होता है। महीने में एक बार पूरे दिन का प्रशिक्षण सत्र एरोन के लिए व्यक्तिगत और व्यावसायिक तरक्की सुनिश्चित करता है। इंटरप्राइज का विस्तार फ्रांस और स्पेन में करने की संभावना के साथ विदेश में काम करने काफी आकर्षण पैदा कर रहा है। एरोन फराटेदार फ्रेंच बोलते हैं, इसलिए अपने कैरियर में उनके लिए इतनी जल्दी ठहराव आना तो दूर की बात है। जैसा अपने अध्याय 5 में सीखा, सबकी जीत के मंत्र में काम करने से अविश्वसनीय सफलता मिलती है। ऐसा लगता है इंटरप्राइज ने इस मंत्र को समझ लिया है। ऐसा दिखता है कि जेन वाई ग्रुप सबकी जीत की दिशा में ही है। भले ही पैसा जरूरी है, लेकिन आखिर में उनके लिए हमेशा बनी रहने वाली उम्मीद तभी जगती है जब आप खुश होते हैं और उद्देश्य काम करने से बड़ी छलांग लगाने का मौका मिलता है। युवाओं को कैरियर की सबसे अच्छी सलाह यह है कि पता करो कि आपको क्या करना सबसे अच्छा लगता है और किसी ऐसे को ढूंढो जो उसे करने के लिए आपको पैसे दे। कैथरीन वाइल्डलेन। अपने उद्देश्य का पता लगाना। पूरी की पूरी पुस्तक सबको शामिल करने वाले इस विषय पर लिखी गई है। हमने इसका सार मौलिक बातों में इकट्ठा किया है, कृपया नोट करें, यह आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण अध्याय है।
आगे आने वाले पन्नों में आपको ये पता चलेगा कि अपने जीवन के लिए आपका एक उद्देश्य होना कितना अनिवार्य है। हम एक स्पष्ट परिभाषा गढ़ने में भी आपकी मदद करेंगे। ज्यादातर लोगों को इस बारे में भनक तक नहीं होती। हम नहीं चाहते कि आप भीड़ की तरह हो, जो भटकते आम लोग हैं, जिन्हें पता ही नहीं कि वे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। फिर ऐसे भी लोग हैं जो अपने जीवन में दो राहें पर आ जाते हैं, लगभग 35 और 55 की उम्र में, जहां जीवन के बीच का जाना माना संकट सामने आ जाता है। अचानक क्या यही सब कुछ है, जैसे गहरे सवाल सामने आ जाते हैं। काफी समय तक गंभीरता से सोच विचार के बाद वे एक खालीपन को, एक अधूरेपन को महसूस करने लगते हैं। कुछ तो कमी रह गई है, लेकिन वे बता नहीं पाते कि क्या। धीरे धीरे उन्हें यह एहसास होता है कि सांसारिक चीजों को इकट्ठा करना और कर्ज चुकाना उनके लिए कारगर नहीं हो रहा है। उद्देश्य के साथ जीना सीखना। क्या ऐसी स्थिति आपके लिए जानी पहचानी सी है? क्या आप परेशान हैं कि आपके जीवन में उद्देश्य की कमी है? इस अध्याय में सुझाई गई बातें उन रोजाना की खास आदतों से बहुत आगे की सोचती है, जिन पर आपने काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है, किसी न किसी स्तर पर हम सभी में अपने जीवन के अर्थ को लेकर एक भूख होती है। हमें लगता है कि हम अंदर से महसूस करें कि हमारा महत्व है और हम एक अंतर ला रहे हैं। एक ऐसी जीवन शैली जिसका एक उद्देश्य है, उसे अपनाकर आपको दूसरे को भी अपनी पदछाप से लाभ पहुंचाने का अवसर मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके रोजाना का मंत्र है कि आप किसी को कुछ देंगे और तुरंत व्यक्तिगत लाभ की बात सोचे बिना आप दूसरों की मदद करने की आदत डाल लेते हैं, तो आप उद्देश्य की भावना की शुरुआत को प्रदर्शित करते हैं। आप जब इस दर्शन को एक विस्तृत धरातल पर ले जाते हैं, तब आपका उद्देश्य एकदम साफ हो जाता है। जैक, अपने उद्देश्य के करीब जाने का आपके पास एक तरीका यह है कि आप अपने जीवन को मुड़कर देखें और समय से पूछें, मेरे जीवन में 10 या 15 बार ऐसे अवसर कब आए जब मुझे जीवन में सबसे अधिक खुशी मिली? मैंने जूली लैम्पली नाम की एक महिला का इंटरव्यू लिया, जो मिस यूएसए प्रतियोगिता में मिस वर्जीनिया यूएसए थी, लेकिन वो खुश नहीं थी। वास्तव में वो बहुत बुरे हालात में थी। वो जानवरों से प्रेम करती थी और इस कारण शाकाहारी बनने पर अध्ययन कर रही थी। फिर उसे लगा कि उसे जानवरों के साथ खेलना और उनका ख्याल रखना अच्छा लगता है, लेकिन उसे बायोलॉजी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती। इसलिए उसने शाकाहारी बनने का प्लान छोड़ दिया। फिर उसने खुद से पूछा, मैं सबसे अधिक खुश कब हुई थी? उसे याद आया कि जब वो नेतृत्व की भूमिका में थी और हाई स्कूल में नेतृत्व के बारे में पढ़ाई करती थी, तब सबसे ज्यादा खुश रहती थी। वो छात्र अध्यक्ष थी। वो ओहायो राज्य में होने वाले छात्र नेतृत्व सम्मेलन में जाया करती थी, जब सारे हाई स्कूल 2 प्रतिनिधियों को भेजा करते थे। फिर जब वो ओहायो राज्य में थी, तब उन बच्चों की देखभाल की भूमिका निभाती थी जो वहां पढ़ते थे। उसे पता लगा, मैं जब नेतृत्व करती हूँ तब सबसे अधिक खुश रहती हूँ। इसलिए उसने ओहायो राज्य से संपर्क किया और कहा, मैं नेतृत्व में डिग्री से ग्रेजुएट बनना चाहती हूँ। और उसने कहा, हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है। उसने पूछा, क्या हम एक अलग अध्ययन कर ऐसा प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं? उसने कहा, हाँ। उसे ग्रेजुएट होने में 1 साल और लग गए। फिर पढ़ाई पूरी कर कॉलेज से बाहर निकलने में 5 साल और लगे। उसने पत्रकारिता, मनोविज्ञान और पब्लिक स्पीकिंग में कोर्स किए तथा 26 साल की उम्र में वो सेना के लिए पेंटागन में नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही थी। वो खुश और संतुष्ट थी, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और अपने उद्देश्य पर सच्चाई के साथ डटी रही। उम्मीद का मैराथन। टेरी फॉक्स की यह अद्भुत कहानी है। जब वो 18 साल के थे, तब उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है। जांच में ओस्टियोसार्कोमा निकल कर आया, जो तेजी से फैलने वाले कैंसर होता है, जिसका हमला अक्सर पैरों व हाथों पर होता है और ये फेफड़ों, मस्तिष्क या लीवर तक फैल सकता है। इस नई सच्चाई के दर्द को जब उन्होंने थोड़ा पचा लिया, तब टेरी के पास बुनियादी तौर पर 2 विकल्प थे, उम्मीद छोड़ देना और मौत का इंतजार करना, या फिर कुछ ऐसा सार्थक ढूंढना जिसके लिए जिया जाए। उन्होंने दूसरा विकल्प चुना। कैंसर का मतलब था कि वो अपने पैर खो देंगे। वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटे थे, तब उन्होंने कनाडा के आर पार दौड़ने का सपना देखा। उसी दिन उन्होंने संकल्प किया कि अपने इस सपने को सच कर दिखाएंगे। उनकी सोच अब आकार लेने लगी थी। कैंसर के खिलाफ लड़ाई में कुछ अलग कर दिखने पर अपने जीवन को समर्पित करें। उन्होंने एक सच्चा उद्देश्य बनाया। उनके एक पैर वाले दौड़ का उद्देश्य कैंसर के शोध के लिए $10 लाख जुटाना था। उनकी इस दौड़ का नाम था मैराथन ऑफ होप, उम्मीद का मैराथन।
आखिर में कुल मिलाकर उन्होंने $2,41,700 जुटा लिए। युवा टेरी ने इतना महान उद्देश्य ढूंढा जिसने उन्हें हर दिन शारीरिक व मानसिक रूप से ऊंचाई दी। उद्देश्य की शक्ति ने उनके प्रदर्शन को उल्लेखनीय ऊंचाई दी। भले उनके पास एक ही स्वस्थ पैर था, लेकिन दूसरे पैर की ठूंठ से जुड़ा नकली पैर उन्हें दौड़ने के लिए काबिल बनाता था। उनकी दौड़ काफी हद तक कूद लगाने जैसी होती थी। इससे हर कदम पर ऐसा दिखता था जैसे वो अपने अंगूठे को गड़ा गड़ा कर दौड़ रहे हैं। दौड़ते समय टेरी निकर पहनते थे। स्वाभाविक रूप से इससे उनके नकली पैर दिख जाता था, जिससे कई लोग विचलित हो जाते थे। टेरी का जवाब होता था, यही तो मैं हूं, इसे छिपाऊं क्यों। उनकी दौड़ 12 अप्रैल 1980 को शुरू हुई। वह दिन मैराथन जितनी दूरी 26 मील तय करते थे और सिर्फ 143 दिनों में उन्होंने 3,339 मील की दूरी तय कर ली, जो आश्चर्यजनक उपलब्धि है। ऐसा कर उन्होंने पूरी दुनिया में हजारों लोगों से को उम्मीद दी। आप यहाँ ये पूछ सकते हैं, मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूँ, मेरे जीवन में किए जाने वाले काम का उद्देश्य क्या है, मेरा समय जब पूरा होगा तब मैं पीछे क्यों छोड़ जाऊंगा। सवाल महत्वपूर्ण है, आपको नहीं लगता? चुनौती, दूसरों को मामूली जिंदगी जीने दो, तुम मत जियो। दूसरों को छोटी छोटी बात पर लड़ने दो, तुम मत लड़ो। दूसरों को मामूली चोट पर रोने दो, तुम मत रो। दूसरों को अपना भविष्य किसी के हाथ में सौंपने दो, तुम मत सौंपना। जिम ब्राउन। 3 महत्वपूर्ण बिंदु। चलिए अब उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गौर करते हैं जिन्होंने टेरी फॉक्स के नए उद्देश्य को बनाने में उनकी मदद की। पहला, हमें लक्ष्य तय करने और एक उद्देश्य बनाने में अंतर को स्पष्ट करना होगा। आपका उद्देश्य आपके लक्ष्य से आगे जाता है। ये बड़ी तस्वीर होती है, जैसे सबको समेट लेने वाली छतरी। दूसरी तरफ लक्ष्य ऐसे कदम होते हैं जो आपको साथ लेकर चलते हैं। टेरी का उद्देश्य कैंसर को मिटाने में मदद करना था। हालांकि उनका खास लक्ष्य था कैंसर शोध के लिए $10 लाख इकट्ठा करने के लिए कनाडा के आर पार दौड़ना। आप जब अपने रोजाना के लक्ष्यों को किसी उद्देश्य से जोड़ देते हैं, तब आपको मन की शांति मिलेगी और जीवंत होने का खूबसूरत एहसास होगा। इन दिनों ये एक दुर्लभ वस्तु है। निम्नलिखित 3 बिंदु आपके उद्देश्य को सक्रिय करने में मदद करेंगे। पहला, अपने उद्देश्य को अपनी स्वाभाविक क्षमता के साथ जोड़िए। टेरी फॉक्स ने अपने उद्देश्य को उस चीज से जोड़ा जिसमें उन्हें सच में आनंद आता था, एथलेटिक्स। वो दौड़ने में जबरदस्त थे, इसलिए देश के आर पार दौड़ने उनके लिए अपने लक्ष्य को पूरा करने का स्वाभाविक साधन बन गया। हम सभी को ईश्वर ने स्वाभाविक प्रतिभा दी है, इनका पता लगाना ही तो जीवन है। अक्सर हम जिस काम में माहिर होते हैं वो हमारे पेशे से जुड़ा नहीं होता। हमारे मूल्य और हमारा काम एक दूसरे के खिलाफ हो सकते हैं। इस तरह के मिले जुले संदेश ही आंतरिक संघर्ष और अनिश्चितता पैदा करते हैं। दूसरा, संकल्पित रहें। टेरी रोजाना अपने उद्देश्य पर खरा उतरे। बर्फबारी, बारिश और ओलावृष्टि के बावजूद वे एक सैनिक की तरह लड़ते रहे। शुरुआत में मीडिया में उनकी कोई चर्चा नहीं थी और कभी कभी तो उन्हें लगा कि वो अकेले हैं और कोई उन्हें समझने वाला नहीं है। अपने उद्देश्य को अपने दिमाग में सबसे ऊपर रखकर वो इससे बाहर निकले। कई लोग जीवन में दिशा से भटक जाते हैं क्योंकि दूसरे लोगों के कारण उनका ध्यान आसानी से भंग हो जाता है या वे उनसे प्रभावित हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप वे एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक उसी तरह भटकते रहते हैं जैसे पिनबॉल मशीन की बॉल हो। अपने उद्देश्य के साथ जीने के लिए एकाकी सोच होनी चाहिए। एक संकल्प कि चाहे जो हो जाए डटे रहेंगे। ये कमजोरों से मजबूत लोगों को, आलसियों में से सच्चे समर्पितों को अलग करता है। ये गहरे लगाव की ज्वाला जगाता है और महत्वपूर्ण होने की भावना पैदा करता है। आपका उद्देश्य जब स्पष्ट होता है तो आपका जीवन सार्थक होगा। आप रात को रोजाना के तनाव और खींच पैदा करने वाली बातों को याद करने के बजाय संतुष्ट होकर सोएंगे। तीसरा, विनम्र रवैया अपनाएं। अपने अच्छे इरादों पर अपने बीमार अहंकार को हावी ना होने दें। समाज पर जिन लोगों का सबसे अधिक और सबसे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है वे शोहरत और दौलत की चिंता नहीं करते। महात्मा गांधी, मदर टेरेसा और हजारों ऐसे लोग जिन्हें कोई जानता तक नहीं था, बस अपना काम करते रहते थे। लालच और सत्ता जीवन में उनके उद्देश्य का मंत्र नहीं था। अपने मैराथन ऑफ होप के बाद के चरणों में टेरी फॉक्स को देखने के लिए हर बड़े शहर में हजारों लोग जुटने लगे। उनका रवैया हमेशा ही ऐसा था, मैं बस एक मामूली आदमी हूँ, ना किसी से अच्छा ना बुरा। इसके साथ और भी कई लोग जुड़े हैं और वे भी इस पहचान के हकदार हैं।
दूसरों के लिए विनम्रता की यह सोच और सच्ची फिक्र तथा विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष के दौरान कभी हार नहीं मानूंगा का इरादा ऐसा था जिसने उन्हें करोड़ों लोगों का चहेता बना दिया। यहाँ तक कि जब कैंसर उनके फेफड़ों तक फैल गया तब भी वह दौड़ते रहने के लिए संकल्पित थे। टेरी को अपनी वह दौड़ पूरी करने का मौका नहीं मिला। 28 जून 1981 को उन्होंने अंतिम सांस ली। हालांकि वो जिस विरासत को छोड़ गए वो आज भी कैंसर के मरीजों की मदद कर रही है। टेरी फॉक्स रन से कैंसर पर शोध के लिए सालाना 40 करोड़ डॉलर से भी अधिक इकट्ठा हो चुके हैं। यह आयोजन कम से कम 50 देशों में होता है और 20 लाख से भी अधिक लोग इसमें हिस्सा ले चुके हैं। यहाँ प्रस्तुत इस विचार पर ध्यान दें, क्या गजब की कहानी है। लेकिन मैं दुनिया में बदलाव लाने का कोई भी कमाल नहीं कर रहा। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ। मेरे दौड़ तो बस महीने के आखिर तक पहुंचने की होती है। इस वजह से ही तो आप अब तक जूझ रहे हैं। आपको ये अब तक नहीं मिला है, यानी उद्देश्य नहीं मिला है। यदि आपको मिल गया होता तो आप अपने जीवन को एक संघर्ष के रूप में नहीं देख रहे होते। प्रशिक्षकों के रूप में हमारी सबसे बड़ी चुनौती लोगों को यह समझाने की है कि यह उनके भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। कितना अच्छा होता अगर आपके सिर के ऊपर उद्देश्य का बटन लगा होता जिसे आप दबाते और तुरंत आपके जीवन का उद्देश्य आपके सामने आता। बेशक ये इतना आसान नहीं है। इस अध्याय के बाकी बचे हिस्से में आप समझ जाएंगे कि यह कैसे संभव होगा। आपके उद्देश्य को आपके सामने लाकर खड़ा करने का अगला कदम यह रहा, अपने उद्देश्य को ढूंढना। हम पहले कह चुके हैं कि अधिकांश लोगों का एक सुपरिभाषित उद्देश्य नहीं होता। आप अपने उद्देश्य को जान लें, इसके लिए कुछ गहरे सवाल है। इनका जवाब देने से पहले आप अच्छी तरह सोच समझ लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप फंस गए हैं, तो किसी बड़े फेर बदल से गुजर रहे हैं, तो कुछ दिनों की छुट्टी लेकर किसी शांत स्थान पर चले जाइए जहां आप 2 दिन सुकून से बिता सके और इस बारे में सोच सके कि आप अपने जीवन में वास्तव में क्या करना चाहते हैं। आप जब रोजाना की भागम भाग में फंसे हो तब बेहतरीन फैसले करना असंभव होता है। आप दौड़ते भागते सोच नहीं सकते। यदि आपकी कोई अपनी खास जगह नहीं है तो आपके इलाके में शायद कुछ पर्यटक स्थल होंगे। इंटरनेट पर ढूंढिए या अपने स्थानीय प्रार्थना स्थलों की मदद लीजिए। इवन ईगल्स नीड ए पुश और द ईगल सीक्रेट के विख्यात लेखक डेविड मैकनेली ने टेरी फॉक्स पर एक शानदार पुरस्कृत वीडियो बनाया है। अधिक जानकारी के लिए रिसोर्स गाइड देखें। यह सच में प्रेरणादायी है। डेविड को इस मामले में माहिर माना जाता है कि अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में जबरदस्त सफलता कैसे प्राप्त करें। उन्हें बेहद महत्वपूर्ण 10 सवालों वाला एक महत्वपूर्ण अभ्यास तैयार किया जिसे अपने उद्देश्य को ढूंढना और जीना देखे कार्रवाई के कदम नाम दिया गया। वे बेहद जरूरी प्रश्न हैं, इस पर जल्दबाजी मत कीजिए। इस अभ्यास को पूरा करने के लिए समय निकालिए। यह आपको बहुत बड़ी सफलता दिला सकता है, लेकिन पहले इस अध्याय को पढ़कर समाप्त कीजिए। ऐसा करने से आपको यह अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि अपने उद्देश्य का पता कैसे लगाएं। कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। आपकी खोज आपके खास कौशल और विशेष योग्यताओं का पता लगाने से शुरू होती है। आप सबसे अच्छा क्या करते हैं, आपको क्या करना सच में अच्छा लगता है। अध्याय 2 में प्राथमिक ध्यान ने इसका पता लगाने में आपकी मदद की थी। अधिकांश लोग अपने नौकरियों में ठहर जाते हैं, वे ऊब जाते हैं, बस काम करते चले जाते हैं। ये काफी हताश करने वाला होता है। अक्सर इसका कारण किसी चुनौती का अभाव होता है। उस काम में उनकी क्षमता का उपयोग नहीं होता और वे ऐसे काम करते रहते हैं जिससे किसी बेहतरीन योजना के प्रति उत्साह बढ़ने के बजाय उनकी ऊर्जा कम हो जाती है। क्या आपके साथ किसी प्रकार से ऐसा है? उद्देश्य के साथ काम का अर्थ यह भी है कि आप किसी चीज के बारे में पूरे मन से सोचते हैं। आपको उसे करना बोझ नहीं लगता, बल्कि आपको उसका शौक होता है। टेरी फॉक्स कम उम्र के कैंसर पीड़ितों को देखकर भावुक हो जाते थे। तमाम मुश्किलों के बीच इन तस्वीरों ने उन्हें उत्साहित बनाए रखा। आप जब उद्देश्य के लिए जीते हैं तब आपको लगता है कि आप कुछ कर रहे हैं और आपको प्रसिद्ध होने की जरूरत नहीं होती। आप अपने समुदाय में एक बड़ा प्रभाव डालते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू आपके उत्साह के स्तर का है। यदि आपका ध्यान केवल पैसे बनाने पर है तो आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा आपके सामने से निकल जाएगा। आपको यह बात पूरी तरह समझाने के लिए हमें एक छोटी सी लड़की की कहानी को शामिल करना पड़ा जिसका उद्देश्य उस पर क्रूर तरीके से थोपा गया था। 10 साल की एना जार्मिक्स ने अपने भाइयों और बहनों के पास लकड़ी के एक बक्से के भीतर धातु की किसी छोटी सी अंडाकार चीज को गिरते देखा।
उसे लगा कि उसे इसका कुछ करना होगा, इसलिए उसने उसे उठाया और ये सोचकर दूर फेंकने का मन बनाया कि उसके भाई बहनों को उससे नुकसान ना हो। वो दौड़ने लगी और फिर अचानक फुटपाथ पर ठोकर खाकर गिर पड़ी। वो गिरी थी कि जिंदा हथगोला फट गया, जिससे उसके दोनों हाथ उड़ गए। ये सन 1945 में युद्धग्रस्त हंगरी की बात है। वो ग्रेनेड वहां से गुजर रहे एक रूसी टैंक से उछाला गया था। एना को झटपट 3 ब्लॉक दूर सेना के एक अस्पताल में पहुंचाया गया। वो होश में थी। डॉक्टर ने तुरंत उसके दोनों हाथों को कलाई के नीचे से काट दिया। युद्ध का समय था और जरूरी सामान तक नहीं आ पाते थे। बेहोशी की दवा के बिना ही उसे ऑपरेशन के भयंकर दर्द को सहना पड़ा। घाव धीरे धीरे भरा और उसने बेहिसाब दर्द दिया। उन दिनों पुनर्वास जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुल मिलाकर उसने अस्पताल में 6 महीने बिताए। एना अब 76 साल की है। उन्होंने दूसरों को प्रेरित करने में अपना उद्देश्यपूर्ण जीवन बिताया कि वे कमियों से कैसे लड़े और जाने को उनका जीवन क्या से क्या बन सकता है। अपनी बदकिस्मती पर न कभी उनका मन खट्टा हुआ, न कभी गुस्सा आया। असल में उनके डिक्शनरी में बदकिस्मती शब्द था ही नहीं। अगर आप 10 साल के होते और आपके हाथ ना होते तब आप क्या करते? आप स्कूल जाते और यह सीखते कि पेंसिल को कैसे पकड़े। फिर बिना उंगलियों और अंगूठों के आप किसी तरह लिखना सीखते। यह बेहद कठिन है और इसके लिए धैर्य चाहिए। लेकिन एना हार मानने वाली नहीं थी। उनने कभी हार नहीं मानी। सन 1956 में वो इंग्लैंड चली गई। दफ्तरों में सफाई की नौकरी की। शादी और उनके 4 बच्चे हुए। दूसरा बड़ा संकट तब आया जब उनका शराबी पति अचानक घर छोड़कर चला गया और जाते जाते बैंक खाता भी खाली कर गया। अब एना के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वो बताती हैं, मैं बस काम करती रही और अपने बच्चों को जहां तक संभव था अच्छे तरीके से पाला। फिर उन्होंने कनाडा जाकर बसने का फैसला किया। जब एना वहां पहुंची तब वे खुद अपनी कार चलाना चाहती थी। बिना हाथों के असंभव। एना जार्मिक्स की शब्दावली में असंभव शब्द भी नहीं है। उन्होंने बताया कि ड्राइविंग टेस्ट के दिन उनका इंस्ट्रक्टर उनसे भी ज्यादा घबराया हुआ था। वह जब अपनी कार में बैठी तब ड्राइविंग स्कूल में जितने भी स्टाफ थे सब खिड़कियों से देखने के लिए चिपक गए। वह जब लौटी तब सब खुशी से चीख रहे थे। उन्होंने पहले ही बार में टेस्ट पास कर लिया था। जब वो स्थानीय अस्पताल में नौकरी के लिए गई तब उन्होंने शक की नज़र से देख रहे मानव संसाधन विभाग के एक व्यक्ति से कहा, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं 2 हफ्ते तक बिना पैसे लिए काम करूंगी, फिर आप मुझे वेतन का चेक देना शुरू कर सकते हैं। उन्हें नौकरी मिल गई। एना हमेशा नई चुनौतियों की तलाश में रहती हैं। उन्हें बदलाव पसंद है और वे जीवन को सकारात्मक अवसरों की श्रृंखला के रूप में देखती हैं। अपनी जीत की लंबी लिस्ट के बीच उनके पास ऐसी कई ट्रॉफियां भी हैं जिन्हें उन्होंने टारगेट शूटिंग में जीता था। उन्होंने वाटर कलर की अपनी बेहतरीन चित्रकारी के लिए पहला, दूसरा एवं तीसरा पुरस्कार जीता और निकट भविष्य में वो एक प्रदर्शनी आयोजित करने पर विचार कर रहे हैं। वे एक कुशल सुलेखक भी हैं। इस दौरान उनके सामने कई तरह की शारीरिक समस्याएं भी आई। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हुए एना की कमर टूट गई, जिसके बाद उन्हें दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए 2 बड़े ऑपरेशन कराने पड़े। उनके गुणों की सूची में आप संकल्प को जोड़ सकते हैं। वो सबसे पहले आपको यहाँ बताएंगे कि उनमें स्पर्धा की एक जबरदस्त ललक है और उनमें कर दिखाने वाली प्रवृत्ति। वो कहती हैं, मुझे कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। मैं जो चाहूँ उसे कर सकती हूँ। शायद सोने पर सुहागा की तरह ही उनका डार्ट्स के खेल में 28 साल पुराना प्रेम है। इसकी शुरुआत अपने एक दोस्त को स्थानीय लेजियन हॉल में उस खेल को खेलते हुए देखने से अनजाने में ही हुई। दोस्त ने कहा, तुम्हें इसे खेलना चाहिए। वे खेलने लगे। पहले ही बार में उन्होंने केंद्र में अचूक निशाना लगाया और उसके बाद से ही वे लगातार जीत रही हैं। असल में कई पुरुष उनके साथ खेलना नहीं चाहते क्योंकि वे अक्सर उन्हें हरा देती हैं। उन्होंने कई प्रतियोगिताओं को जीता, जिनमें से एक सीनियर ओलंपिक में एक बार डार्ट्स में मिला गोल्ड मेडल भी शामिल है। जब एना से पूछा गया कि वह दूसरों को क्या सलाह देंगी, विशेष तौर पर उन्हें जो बदलाव के कारण संघर्ष करते हैं, तो वे कहती हैं, जरूरी है कि आप अपने हिसाब से सोचें। कोई पत्रिका खरीदिए, अपने विचारों को लिखिए, अपने आप से सवाल कीजिए, क्या है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है, क्यों करता है, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। पीछे जाइए और अपने नोट्स को पढ़िए। इससे आपकी सोच स्पष्ट होगी और फैसला करने में मदद मिलेगी। एना ने अपने शारीरिक कष्ट को गोलियां खाकर दूर करने के बजाय मन की शक्ति से दूर किया। वो ध्यान लगाने का अभ्यास करती हैं और प्रार्थना की शक्ति पर उन्होंने गहरा यकीन है। मैं सब कुछ भगवान पर छोड़ देती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ, जो होना है होगा।
मैं बस खुश रहती हूँ। एना के सामने सबसे नया काम स्थानीय YWCA में नए प्रवासियों को संबोधित करना है। उनमें से कई लोगों को अपने भविष्य की चिंता सता रही है। एना की कहानी उनके मन से डर को निकालेगी और उन्हें विश्वास दिलाएगी कि वे सफल हो सकते हैं। वह कहती हैं, इसने मुझे काफ़ी खुशी दी है क्योंकि मैं किसी को बता सकती हूँ कि उनका जीवन कैसे बेहतर हो सकता है। मैं कई काम में इस कारण सफल हुई क्योंकि मैं सफल होना चाहती थी। मुझे किसी ने नहीं सिखाया कि इन कामों को कैसे करना है। सब कुछ मैंने खुद किया। मैं कभी हार नहीं मानती। मैंने ना कभी हार मानी और ना मानूंगी। बेहद प्रेरणादायी महिला के प्रेरक शब्द जिनका उद्देश्य आप उनके कुछ मिनटों का समय बिताने के साथ ही समझ जाते हैं। वह दूसरों को राह दिखाने वाला उत्साह का प्रतीक बनना चाहती हैं ताकि उनका उत्साह भी बढ़ जाए। फिर जब आपको पता चल जाए कि आप क्या ढूंढ रहे हो तो बस उसे सर्च इंजन पर टाइप कर दीजिए। उद्देश्य का कथन। कई व्यवसायों ने मिशन के कथनों को तैयार करने पर बहुत बड़ी राशि खर्च की। आमतौर पर इस काम में कंपनी के प्रमुख लोग शामिल रहते हैं। कभी कभी इस प्रक्रिया के लिए किसी प्रबंधन सलाहकार को रखा जाता है। आमतौर पर यह अर्थपूर्ण और घिसे पिटे शब्दों का 3 या 4 पैराग्राफ का कथन होता है। अक्सर इसे धातु के किसी सुंदर टुकड़े पर लिखा जाता है जो ऑफिस के मुख्य प्रवेश स्थान पर शान से टंगा होता है। दुर्भाग्य से कई कंपनियों के लिए बस इसका अर्थ यहीं तक होता है। इससे भी अफसोसजनक बात यह है कि अक्सर पूछे जाने पर संगठन के अधिकांश लोग उस कथन को आपको सुना नहीं पाते। वो कभी कार्य संस्कृति का हिस्सा नहीं बन पाता है। अक्सर ये बस एक सपना होता है जिसे कभी प्रबंधन ने देखा था और ये उस महीने भर का उत्साह बनकर रह जाता है। लेस। मुझे एक बड़े राष्ट्रीय फूड चैन के बोर्ड के सदस्यों को एक स्पीच देनी थी। मैं जानता था कि उनके मिशन का एक कथन है जिसे वे बेहतर कर रहे थे। इसलिए मैंने वैसे ही उनके कई स्टोरों में फ़ोन घुमाया और फ़ोन उठाने वाले से पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी कंपनी के मिशन का कथन क्या है? एक भी व्यक्ति मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाया। एक मैनेजर ने कहा, हमारे पास उसकी एक कॉपी पड़ी है कहीं। मैं अपनी अलमारी में देखूंगा। तो यह है अपने मिशन के लिए जीना। यदि आपका अपना कोई कारोबार है या आप नीति निर्माता हैं तो इन सुझावों पर गौर कीजिए। सबसे पहले मिशन का कथन को बदलकर हमारा उद्देश्य कर दीजिए। आमतौर पर बात करें तो कर्मचारी इसे किसी मिशन से ज़्यादा आसानी से समझते हैं। इसे संक्षिप्त और सरल रखें ताकि ऑफिस का हर व्यक्ति इसे याद कर सके। आपके कारोबार को अलमारी में धूल खा रहे किसी लंबे चौड़े कथन की बजाय एक दमदार वाक्य से अधिक लाभ होगा जिसे हर कोई रोजाना अमल में लाता है। इसका एक शानदार उदाहरण हैरी रोजन मेंस वियर है जो महंगे कपड़ों की एक चेन है। इनका कथन इस प्रकार है, टू एक्शन आवर कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। ग्राहकों की उम्मीद से कहीं ज़्यादा। यह सेल्स से जुड़े हर व्यक्ति के विजिटिंग कार्ड के पीछे छपा है और वहाँ काम करने वाले हर व्यक्ति को याद है। प्रत्येक कर्मचारी के पास इस कथन को कार्रवाई में बदलने की क्षमता है। उदाहरण के लिए यदि आपने एक पेन खरीदी जिसमें कुछ बदलाव की जरूरत है और इसे आपको अगले दिन वहां से लेना था लेकिन आप नहीं ले पा रहे हैं तो सेल्स का व्यक्ति उसे आपके पास कुरियर से भिजवा देगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे कहते हैं उम्मीद से बढ़कर काम करना। हम तो यही कहेंगे कि आप भी उद्देश्य का अपना व्यक्तिगत कथन काम के एक वाक्य तक सीमित रखिए। इसे इतना साधारण रखिए कि आप हर दिन की तमाम परिस्थितियों में अपना उद्देश्य पूरा कर सकें। उद्देश्य का मेरा कथन है, अपने ईश्वर प्रदत्त योग्यताओं का प्रयोग अपने जीवन काल में अधिक से अधिक लोगों पर इस प्रकार सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए करूं कि उनके जीवन में काफ़ी सुधार आ जाए। इससे मुझे अनेक अवसर मिलते हैं। हमारे ध्यान की शक्ति के प्रशिक्षण कार्यक्रम से मैं व्यवसाय से जुड़े लोगों की सेवा कर सकता हूं। मैं पुस्तकें और ब्लॉग लिखने तथा पत्रिकाओं में लेख लिखने के साथ ही ऑडियो एवं वीडियो कार्यक्रम रिकॉर्ड कर अपने विचारों को साझा कर सकता हूं, या फिर जिसे थोड़े उत्साहवर्धन की जरूरत है उसे उत्साहित करने वाले 2 शब्द कह सकता हूं। जैसे एक महिला वेटर इस बात को लेकर तनाव में है कि रेस्टोरेंट में स्टाफ की कमी है या पार्किंग का कोई अटेंडेंट जो बिरले ही कभी किसी ग्राहक से बात कर पाता है क्योंकि वे इतनी जल्दी में होते हैं कि शुभकामना के 2 शब्द भी नहीं कहते। जैक। उद्देश्य का मेरा कथन है, लोगों को प्रेम व खुशी के बीच अपने सर्वोच्च सोच के साथ जीने के लिए प्रेरित और सशक्त करना जो सभी की सर्वोच्च भलाई के अनुकूल हो। जैसा कि लेस ने ऊपर कहा, उसी के समान इसे प्राप्त करने के अनेक अवसर
और अनेक मंच मिलते हैं। मैं पुस्तकें लिख सकता हूँ, सेमिनार आयोजित कर सकता हूँ, संबोधित कर सकता हूँ, लेख लिख सकता हूँ, रेडियो व टीवी के शो पर आ सकता हूँ, अपने स्टाफ को प्रेरित व शिक्षित कर सकता हूँ, अन्य संगठनों को सलाह दे सकता हूँ, खतरनाक स्थिति तक पहुंचे लोगों एवं शहर के भीतर के हाई स्कूल के छात्रों के विकास का पाठ्यक्रम तैयार कर सकता हूँ, या बस किसी विमान में अपने बगल की सीट पर बैठे व्यक्ति को प्रेरित कर सकता हूँ। मार्क, उद्देश्य का मेरा कथन है आविष्कारशीलता, रचनात्मकता और नव रचना का प्रयोग कर स्वच्छ उद्यम एवं व्यावसायिक मुनाफे का आनंद लेने में सभी उम्र के बच्चों की मदद करना। मैं किसी सम्मेलन में सैकड़ों युवा उद्यमियों को संबोधित कर सकता हूं, या लेस और जैक की तरह किसी एक युवक के साथ 10 मिनट की मुलाकात कर सकता हूं। यह भी आश्चर्यजनक ही है कि कैसे उत्साह और सहयोग के कुछ अच्छी तरह चुने गए शब्दों से आप किसी के दिल को छू सकते हैं। कभी कभी बस एक पल में सकारात्मक परिवर्तन हो जाता है। हमने अपने चिकन सूप फॉर द सोल के लिए भी उद्देश्य का एक कथन तैयार किया है। ये इस प्रकार है, एक बार में, एक जीवन में बदलाव से पूरे संसार को बदलना है। डेव अल्बानो जो शानदार जीवन जीना चाहते हैं, वो अच्छे कामों के लिए पैसे जुटाने के उद्देश्य के साथ भी जीते हैं। इसलिए जब वो कोई बड़ा व्यक्तिगत लक्ष्य तय करते हैं तो वह उसके साथ साथ एक परोपकारी लक्ष्य भी निश्चित कर लेते हैं। बाहर की गतिविधियों में बेहद दिलचस्पी रखने वाले डेव ने हाल ही में अपनी क्षमता को सही मायने में परखने का फैसला किया है। 43 वर्ष की उम्र में वह इस समय 7 शिखरों यानी इस धरती के 7 महाद्वीपों में से हर एक के सर्वोच्च पर्वत शिखर पर चढ़ने में जुटे हैं। ऐसी जादुई चोटियां जिन पर 200 से भी कम लोगों के अनोखे दल ने विजय प्राप्त की है, ये हैं किलिमंजारो अफ्रीका, डेनाली उत्तरी अमेरिका, अकोनागुआ दक्षिण अमेरिका, कार्स्टेंज पिरामिड ऑस्ट्रेलिया, विन्सन अंटार्कटिका, एवरेस्ट एशिया और एल्ब्रुस यूरोप। इस बहुउद्देशीय लक्ष्य के लिए स्पष्ट रूप से जबरदस्त अनुशासन और ध्यान की तथा पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता है। डेव ने हाल ही में किलिमंजारो पर विजय प्राप्त की है, जिसकी ऊंचाई 19,340 फीट है। उनका अनुभव संक्षेप में इस प्रकार रहा। अफ्रीका गर्म था, मेरा मतलब है होश उड़ा देने जितना गर्म। मेरे साथी राल्फ ने मुझसे कहा था कि मैं उसकी 23 सदस्यीय टीम को किली, जैसा कि उस पर्वत को प्यार से कहते हैं, की चढ़ाई के लिए प्रशिक्षित करूं। उनमें से अधिकांश कभी किसी पर्वत पर नहीं गए थे, लेकिन उनका मकसद मल्टीपल स्क्लेरोसिस के शोध के लिए पैसे जुटाना था, जो एक बहुत ही अच्छा प्रयास था। हमने उस पहाड़ की विशालकाय ढलानों पर पूरे 5 दिन तक चढ़ाई की, जो बर्फ से ढके थे और दूर से दिखाई देते थे। हमारे अफ्रीकी गाइड हमें बार बार अपने दैनिक स्वाहिली मंत्र पोले पोले यानी धीरे धीरे की याद दिलाते थे। उस चोटी पर सफलता से चढ़ाई करने का मंत्र है सही अनुकूलन, जिसे कष्टदायी धीरे धीरे की चढ़ाई से ही साधा जा सकता है। 5वें दिन के बाद जो रात आई, उसमें हमने चोटी की तरफ बढ़ना शुरू किया। इसकी शुरुआत उस सबसे अधिक ऊंचाई से हुई जो उस समय तक की मेरी सबसे ऊंची चढ़ाई थी। हम जानते थे कि सारा खेल मन एवं तन की शक्ति का है, इसलिए हम पूरी तरह तैयार थे। वातावरण में ऑक्सीजन की कमी के बावजूद मैं खुद को ताकतवर और तरोताजा महसूस कर रहा था। मैं नहीं जानता था कि हालात किस हद तक बिगड़ सकते हैं। हम उनके पीछे पीछे अंधेरे में चल रहे थे। हमारे हैंडलैम्प रास्ता दिखा रहे थे। 6 घंटे बाद हम गिलमैन्स पॉइंट के एक महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंचे, जो 18,638 फीट की ऊंचाई पर क्रेटर के किनारे पर है। असली चोटी उहुरु पीक वहां से और भी 2 घंटे की चढ़ाई के बाद 19,341 फीट पर थी, जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान है। हर साल लगभग 15,000 लोग किले की चढ़ाई का प्रयास करते हैं, लेकिन केवल 30% ही चोटी तक पहुंच पाते हैं। और वास्तविकता यह भी है कि हर साल इस चढ़ाई के दौरान लगभग 10-12 लोगों की मौत हो जाती है। किले पर एवरेस्ट से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, क्योंकि लोग इसे कमतर आंक लेते हैं। मैंने जानबूझकर कोई भी ऊंचाई पर भय पैदा करने की स्थिति में ले जाने वाली दवा नहीं ली, ताकि देख सकूं कि मेरा शरीर शारीरिक रूप से कब थक कर चूर हो जाता है। इसका पता मुझे जल्द ही चल गया। सच कहूं तो गिलमैन्स पॉइंट के कुछ कदम बाद ही मुझे भयंकर सिर दर्द हुआ और उसके साथ उल्टी भी हुई। मैंने क्रेटर के किनारे पर ही अपना पेट खाली कर लिया। मैं अपने आप से कहता रहा, फोकस करो डेव, फोकस करो। मैं बस पिछला पैर आगे बढ़ाता गया। जब हताशा आती है तब आप हार मानने लगते हैं।
मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि पहाड़ की भयंकर बीमारी मुझे इतनी बुरी तरह और तेजी के साथ अपने शिकंजे में ले लेगी। फिर भी मैंने सोचा, मैं इतने दूर तक अफ्रीका के दिल के पास लौटने के लिए नहीं आया हूँ। इसके अलावा बात मेरी नहीं, उससे कहीं अधिक बड़ी थी। मैंने इसी पल के लिए अपनी टीम को पूरी ट्रिप के दौरान प्रशिक्षित किया था। मैंने अपने देश में लोगों से वादा किया था कि मैं उनका ध्वज शिखर पर लहरा कर आऊंगा। यदि मैं शिखर पर पहुंच गया तो मुझे प्रायोजक मिल जाएंगे जो धन जुटा सकें। ध्यान लगाओ, आगे और ऊपर। हर एक कदम को बढ़ाने से पहले मुझे रुकना और 3 बार सांस लेनी पड़ती थी। कदम, सांस, 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 कदम, सांस, सांस, सांस। ऐसा लग रहा था जैसे ये अनंत काल तक चलता रहेगा। पूरे 2 घंटे तक मैं इसी अवस्था में चलता रहा, पूरी तरह से पत्थर के टुकड़े, गंदगी और अपने सामने के बर्फ पर ध्यान टिकाकर चलता रहा जिस पर मेरा पैर पड़ता था। आखिरकार मैं खुद को किसी तरह शिखर तक ले आया था। अपने दल में मैं ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति था और द पावर ऑफ फोकस, ध्यान की शक्ति से मैं उस ध्वज को लहरा सका जिन पर वही शब्द लिखे थे जिन्होंने शिखर तक पहुंचने के लिए मुझे प्रेरित किया था। मुझे जो खुशी और अद्भुत एहसास हुआ उसे बताना मुश्किल है। केवल ठहरने से मैं तरोताजा हो गया। मैंने अफ्रीका की छत पर उस अनुभव का एहसास करते हुए, फिर से ऊर्जा प्राप्त करते हुए और जो सपना सच हुआ था उसका आनंद लेते हुए आधे घंटे बिताए। मैं उसकी विशालता पर रो रहा था क्योंकि मैं जानता था कि अभी मैं आधे रास्ते तक ही आया हूँ। वजह ये थी कि किसी भी शिखर की चढ़ाई को आधे सफर का बिंदु माना जाता है। सफल होने के लिए आपको नीचे तक आना होता है। अपने शरीर को वहां से हिलाने में मुझे जो प्रयास करना पड़ा वो दिमाग को शून्य कर देने वाला था और मैं जानता था कि मेरी सारी मुसीबतों का हल जल्द से जल्द नीचे पहुंचना ही था। उस दिन हमारी पर्वतारोही टीम के 75% लोग शिखर पर पहुंचे और हमने मिलजुल कर एमएस के लिए $3 लाख से भी अधिक जुटा लिए। हिमालय की चोटियों के अलावा सबसे ऊंची चोटी अर्जेंटीना की माउंट अकोनकागुआ की चढ़ाई महीने भर बाद ही होने वाली थी। उसके बाद एवरेस्ट और दूसरी चोटियां भी थीं। प्रशिक्षण लेने के दौरान मैं खुद को आत्मविश्वास से भरपूर कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि अन्य महान कामों के लिए काफी पैसा इकट्ठा हो जाएगा। इन अनोखी रोमांचक यात्राओं के दौरान मैं जिन लोगों से मिलूंगा उनसे मेरे विकास और अनुभव में काफी इजाफा होगा। जियो तो शान से। डेव की कहानी को अधिक जानने के लिए www.davealbano.com पर जाइए। योगदान। आप जान जाएंगे कि आप एक अंतर ला रहे हैं जब आपसे कोई अजनबी अपनी परेशानी साझा करे तो आपके पास उसे सुनने का वक्त हो। आपका बच्चा आपको विशेष रूप से तैयार कार्ड दे जिस पर ऐसी पंक्तियां लिखी हों कि आपकी आंखें भर आएं। लोग आपको सच्चा दाता बताएं। साल दर साल आपके ग्राहक आपके पास आते रहें। किसी के लिए भी कुछ ज्यादा अपने स्वभाव के अनुसार ही करें। अचानक अप्रत्याशित अवसर मिले, इसे पे बैक कहते हैं। शरीर से आप भले ही थके हों लेकिन दिन बीत जाने के बाद आपका हृदय गदगद हो। इसे कहा है लेस हैबिट ने। अंतर ज्ञान। हमसे जो सबसे आम प्रश्न किया जाता है वो है अपने जीवन को उद्देश्य के लिए जीने और हर साल नए लक्ष्य तय करने के बीच क्या अंतर है। ये एक सार्थक प्रश्न है। सबसे पहले कुछ लोग अपने जीवन के उद्देश्य को शुरुआती दौर में ही जान लेते हैं जबकि दूसरे लोग अपना सफर तय कर लेते हैं और कभी जान ही नहीं पाते। यह आज भी एक तरह का रहस्य है। आखिर क्यों टेरी फॉक्स जैसा कि युवक कनाडा में कैंसर को मिटाने के लिए दौड़ लगाने का प्रेरित हुआ जबकि एक धनी विख्यात रॉक स्टार या कारोबारी हेरोइन की लत के कारण अपनी जान गंवा देता है और जीवन को बेवजह ही बर्बाद कर डालता है। ये एक विस्तृत धरातल के दो छोर हैं। हमारा मानना है कि अधिकांश लोगों में उद्देश्य की भावना पैदा होती है। उद्देश्य के लिए जीना सीधे तौर पर देने से संबंधित है। मूल मंत्र है लगातार दूसरों में मूल्य संवर्धन। कुछ लोग शिक्षक, सलाहकार, पादरी, मिशनरी और कोच बनने के लिए ही होते हैं। कुछ का डॉक्टर, नर्स और सजन बनना ही प्राप्त होता है। कुछ अन्य लोगों में पैसे बनाने का गुण होता है और इन सब के बीच कई प्रकार के पेशे हैं जो सेवा उन्मुख में। अपने आप से पूछिए, क्या अपनी मौजूदा नौकरी, कैरियर या व्यवसाय में आपको दूसरों का जीवन बेहतर बनाने की खुशी मिलती है? उद्देश्य काफी व्यक्तिगत होता है। धर्म को मानने वाले कहें ईश्वर माध्यम के रूप में आपसे सेवा करवा रहा है, बस उसके आदेश का पालन करते जाइए।
फिर ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन पर अप्रत्याशित रूप से उद्देश्य की भावना थोप दी जाती है। इस अध्याय में टेरी फॉक्स और एना जॉर्मिक्स की कहानी इसके उत्कृष्ट उदाहरण है। अभी आपने जीवन की शुरुआत भी नहीं की कि अचानक धड़ाम आप पर वज्रपात हो जाता है। उद्देश्य निश्चित रूप से प्रेरणा से संबंधित होता है। जैसा कि लेखक बॉब बुफोर्ड अपनी पुस्तक हाफ टाइम में कहते हैं, कुछ लोगों में यह सफलता से महत्व तक जाता है। अक्सर धनी लोग अपनी वित्तीय सफलता के बावजूद खुश नहीं रहते। इस खालीपन को सरलतम जागरूकता से भरा जा सकता है। जिस प्रकार उस अरब खरबपति का दोस्त उसे यूरोप के युद्ध क्षेत्र में लेकर आया और उस दिव्यांग बच्चों को दिखाया जिनके पास व्हील चेयर तक नहीं थे। उपकार से धन्य हुए न बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर उस कारोबारी का जीवन ही बदल गया, जो संतुष्टि से भरा होने के बजाय उबाऊ बन गया था। उद्देश्य और लक्ष्य भी आपस में जुड़े होते हैं। जब आपके उद्देश्य को जगाया जाता है तो लक्ष्य आपकी कार्य योजना के अभिन्न अंग बन जाते हैं। साथ ही मापने योग्य लक्ष्य आपको अपनी सोच के अनुसार जीने में सहायता करते हैं। एरन ट्रेनॉथ जैसे नई पीढ़ी के लोगों में ऐसी जागरूकता पहले से ही है। ये काफी उत्साहजनक है। इस अध्याय की समीक्षा ध्यानपूर्वक फिर से कीजिए और देखिए कि क्या आप अपने जीवन को निर्धारित करने वाले पल का अनुभव एकाधिक बार करते हैं, जहां उद्देश्य का भाव आपसे कहता है कि आपको दिशा में बड़ा बदलाव करने की जरूरत है। आप जब जान लेते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो यह संसार आपके उद्देश्य को जादुई ढंग से प्रतिबिंबित करने लगता है। ऐसा लगता है मानो आप खुद को किसी मंच पर किसी नाटक में पाते हैं जिसे स्पष्ट रूप से आपके लिए लिखा गया है। कार्रवाई के कदम, अपने उद्देश्य का पता लगाना और अपने उद्देश्य को जीना। नीचे के 10 प्रश्नों को इस प्रकार तैयार किया गया है जिनसे पता लगाया जा सके कि आपका जीवन उद्देश्य के इर्द गिर्द केंद्रित है। इस अध्याय के प्रमुख बिंदुओं को साथ मिलाने से वे उस उद्देश्य को परिभाषित करने में सहायक होंगे जो आपके लिए कारगर हैं। जवाब देने से पहले हर प्रश्न पर विचार कीजिए और टिप्पणियों को पढ़िए, फिर बस हाँ, पता नहीं, पक्का नहीं या नहीं पर सही निशान लगाइए। पहला, क्या आप जानते हैं कि आप किस काम में अच्छे हैं और किससे आपको ऊर्जा मिलती है? कई लोगों को उनकी खूबी का पता कभी नहीं चलता क्योंकि वे अपने कैरियर के उद्देश्यों का विश्लेषण नहीं करते। वे नौकरी में लग जाते हैं और खुद से कभी नहीं पूछते, मैं किस काम को अच्छी तरह करता हूँ, मैं कैसा जीवन बिताना चाहता हूँ, किस प्रकार का काम मेरे लिए सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। आपके लिए यह जरूरी है कि आप अपने विशेष कौशल को जानें और उनका उपयोग करें। सवाल नंबर 2, क्या आप अपने सबसे पसंदीदा कौशलों का उपयोग करते हैं? हाँ, पता नहीं या नहीं। कई लोग नौकरी में ठहराव के शिकार हो जाते हैं। वे बहुत कुछ करने के काबिल होते हैं, फिर भी वे अपने आप को चुनौती में डालने से घबराते हैं। काम की अपेक्षाओं के 4 अलग अलग वर्ग होते हैं। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग पहले 3 में फंस जाते हैं। क, यह बस एक नौकरी है, जब तक वेतन अच्छा मिलता रहे और मैं काम के बाद अपना काम कर सकूं, तब तक कोई भी नौकरी ठीक है। ख, काम नियमित होना चाहिए, मुझे फायदे, छुट्टियां और एक स्थिर नौकरी की सुरक्षा चाहिए। ग, मुझे पेशे, व्यापार या धंधे में कुछ दमदार चीज चाहिए, मैं अपनी योग्यताओं का उपयोग करना और चुनौती लेना चाहता हूँ। घ, काम पैसे से जुड़ा नहीं होता, काम और सीखने तथा व्यक्तिगत विकास का मार्ग है। काम मेरा ध्यान किसी ऐसी चीज पर लगाता है जिसे मैं सच में संगठन, समुदाय या संसार के लिए करना चाहता हूँ। सवाल नंबर 3, क्या आपका काम किसी दिलचस्पी या विषय को और आगे बढ़ाता है जिसके विषय में आप गहराई से सोचते हैं? ख्याल रखना सभी उद्देश्यों का आधार है। इसके लिए मैं अपने आसपास की चीजों को लेकर पूरा खुलापन होना चाहिए। ख्याल रखने के लिए आप में जागरूकता होना चाहिए। आप कर्तव्य या दायित्व के बोझ तले दबे ना हो। आप जब स्वाभाविक रूप से परवाह करते हैं तो कुछ होता है जिसने आपको गहराई तक छुआ और प्रभावित किया है। सवाल नंबर 4, क्या अपने काम से आपको लगता है कि आप इस संसार में कोई बदलाव ला रहे हैं? आज के समाज में हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहना आम सी बात हो गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोगों को काम बेकार की चीज लगती है। उनका उत्साह समाप्त हो चुका है। काम ऐसा हो जिसमें पैसा और हैसियत से कोई ज्यादा हो, जिसमें आप कोई बदलाव ला सकें। सवाल नंबर 5, क्या आप ज्यादातर दिनों को उत्साह की भावना से देखते हैं? आप जब अपने से बड़े किसी उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं तो आप अधिक समर्पित महसूस करते हैं और अधिक उत्साहित हो जाते हैं। याद रखिए, साल तेजी से निकल जाते हैं, इसलिए हर दिन और हर काम को उत्साह के साथ कीजिए। सवाल नंबर 6, क्या आपने जीवन और सफलता का अपना ही मंत्र विकसित किया है?
हर किसी को जीवन के लिए कुछ सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। हालांकि कुछ लोग दूसरों के मूल्यों को स्वीकार करते हैं और अपने मूल्य कभी विकसित ही नहीं करते। वे अपने जीवन के बारे में पर्याप्त नहीं सोचते। इसकी बजाय वे इस बारे में चिंतित रहते हैं कि दूसरे लोग क्या कहेंगे। असली ताकत अपने गहरे व्यक्तिगत मूल्यों के अनुसार काम करने से मिलती है। पॉइंट नंबर 7, क्या आप अपने दर्शन के अनुसार जीने के आवश्यक जोखिम को उठाने के लिए तैयार हैं? कोई नहीं जानता कि उसे किस तरह पर चलना चाहिए, लेकिन जिन लोगों में अपने ऊपर और अपने विचारों पर भरोसा करने का साहस होता है, जिसमें कुछ नुकसान की भी आशंका रहती है, वे सच्चे व्यक्ति होते हैं। आपको जोखिम उठाना ही चाहिए, जैसे हैं वैसा करने का साहस रखना चाहिए। सवाल नंबर 8, क्या आप में अपने जीवन के अर्थ और उद्देश्य की भावना है? टेरी फॉक्स ऐसे व्यक्तित्व के शानदार उदाहरण हैं जिन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को बहुत गहराई तक महसूस किया। उनकी याद हमें प्रेरित करती है कि हम ऐसी अपेक्षा करें कि हम क्या कर सकते हैं। आप तय कर सकते हैं कि अपनी किस क्षमता पर ध्यान लगाएं जो आप में सबसे गहरे भाव जगाती है। आप ऐसे लोगों, प्रतिबद्धताओं, विचारों एवं चुनौतियों के साथ अपने समय और अपनी योग्यता को जोड़ सकते हैं जो सउद्देश्य महसूस करते हैं। सवाल नंबर 9, क्या इस साल अपने उद्देश्य से संबंधित आपके सक्रिय लक्ष्य हैं? उद्देश्य हमारे जीवन के रूप में प्रेरणा का काम करते हैं, लेकिन सही मायने में हमारे लक्ष्य होते हैं जो रोजाना के आधार पर हमें प्रेरित करते हैं। यदि जीवन में ऐसा कुछ नहीं जिसके लिए हमें संघर्ष करना हो, तो जीवन खाली सा लगता है। लक्ष्यों को भले ही हासिल करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वे उपलब्धि की संतुष्टि देते हैं जो बदले में अपने महत्व की हमारी भावना को बढ़ाते हैं। सवाल नंबर 10, क्या आप इसकी उम्मीद करने के बजाय कि सब कुछ किसी दिन ठीक हो जाएगा, अपने जीवन को पूरी तरह से जी रहे हैं? लॉटरी लगने का इंतजार क्यों करें? अपनी क्षमता को कब्र तक ले जाने का इंतजार क्यों करें? उनका इस्तेमाल कीजिए। अपने मूल्यों के दायरे में और उद्देश्य के साथ जीने का समय आ गया है। अपने परिणामों को इस प्रकार अंक दें। प्रत्येक हाँ के लिए खुद को 0 दें, पक्का नहीं है या पता नहीं के लिए 1 दें, प्रत्येक नहीं के लिए 2 अंक दें। अब अपने अंकों को जोड़िए। चूंकि इस प्रकार के प्रश्न व्यक्ति परक होते हैं, इसलिए कोई सही या गलत उत्तर नहीं हो सकता। फिर भी अंक का विश्लेषण सामान्य दिशा निर्देश के रूप में करें। ये इस प्रकार काम करता है। यदि आपने 0 से 7 के बीच अंक प्राप्त किए, तो इसका अर्थ है आपका जीवन काफी केंद्रित है, आपको दिशा का ज्ञान है और आप बदलाव लाने का इरादा रखते हैं। यदि आपने 8 से 15 के बीच अंक हासिल किए, तो इसका अर्थ है आप उद्देश्य की भावना है, लेकिन आपको अपने संकल्प को स्पष्ट करना होगा कि आप सही मायने में मूल्यों पर चल रहे हैं और हर दिन जो कहते हैं वो करते हैं। यदि आपके अंक 16 से 20 के बीच हैं, तो इसकी आशंका है कि आप अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे हैं, बस अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। कृपया नोट करें, इस अधिक अंक का मतलब यह भी है कि आप किसी प्रकार के संकट या बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं। अब चूंकि आपके पास ये सोचने का अवसर है कि आपके लिए उद्देश्य का क्या मतलब है, तो एक वाक्य का कथन बनाइए जो जीवन में आपके उद्देश्य के सार को उस रूप में बताता है जिस रूप में आप उसे अभी देख रहे हैं। अपने शब्दों को ध्यान से चुनिए और हमेशा स्पष्ट रहिए। अपने उद्देश्य को सुदृढ़ करने के लिए इस कथन का उपयोग रोजाना कीजिए। किसी विशेष कार्ड पर इसे प्रिंट कीजिए जिसे आप अपने साथ रख सकें। उद्देश्य के अपने कथन को तब तक फिर से पुख्ता करने की आदत डालिए जब तक ये पूरी तरह से आपकी चेतना का हिस्सा न बन जाए। यह वह उत्प्रेरक है जो आपके व्यवहार को बदल देगा और वास्तव में आपको उद्देश्य भरा जीवन जीने का आनंद दिलाएगा। यदि इस प्रश्नावली के बाद आप कोई सार्थक कथन नहीं बना सके, तो चिंता की बात नहीं। अक्सर इसे स्पष्ट करने में महीनों, कभी कभी वर्षों लग जाते हैं। मदद इससे मिलेगी कि आप ढूंढते रहें और सोचते रहें कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों। कभी न कभी उत्तर आपको सामने आ जाएगा। यहाँ पर द पावर ऑफ फोकस का 10वां अध्याय समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा। आपको अगर ये अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।